एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपनी तैयारी में और स्पीड पकड़ते हैं। आज जो बाल विकास का टॉपिक है कोलबर्ग वाला, हम वो करेंगे। भाई आपको पता है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, ये तीन है भाई अपने सीडीपी के जमाई, ठीक है। और अपने जो एग्जाम लेते हैं टीचिंग एग्जाम, उनके भी जमाई हैं। तो भाई जमाई बिना जैसे शादी नहीं होती ना, वैसे इन तीनों के बिना कोई भी एग्जाम नहीं होता। तो भाई ये तीनों आपको अच्छे से समझ लेने हैं। इन्होंने जो जो सिद्धांत दिए है ना, बिल्कुल माइंड में बिठा लेने हैं। रटोगे तो याद नहीं होगा, समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग को। इनका नाम है लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने दिया था भाई किसका सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो एक क्वेश्चन तो यही से बन गया। एग्जाम में क्या पूछेगा? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग ने दिया। कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया भाई? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन ये बनता है कोलबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो भाई कोलबर्ग थे अमेरिका के निवासी, ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कोलबर्ग कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नैतिक विकास होता क्या है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि नैतिकता क्या होती है तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो भाई नैतिकता क्या होती है कि किसी भी चीज में मतलब सही गलत का फैसला करना, कि हाँ भाई ये काम सही है या गलत है, उस चीज का जो फैसला होता है ना, वही नैतिकता होती है। कि हम गलत का साथ देते हैं या सही का साथ देते हैं। अगर सही का साथ देते हैं तो हम नैतिक बनते हैं, ठीक है। अगर गलत का साथ देते हैं तो वो अनैतिकता हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आए समझ में नैतिक विकास क्या होता है? जहाँ पे हम चीजों को सही, जो सही चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उनको सीखें, ठीक है। उन चीजों को समझे, सही गलत में डिफरेंस करके सही का चुनाव करना सीखे, वो हो जाएगा हमारा नैतिक विकास, ठीक है। तो इनके सिद्धांत पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कोलबर्ग जी है ना, कोलबर्ग ने मतलब कि इसकी दो अवधारणाएं दी हैं, ठीक है। नैतिक विकास की दो अवधारणाएं दी हैं। दो अवधारणाएं कौन सी है भाई? देखो, एक तो है भाई, यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा है आपको, एक तो है भाई नैतिक दुविधा, ठीक है। नैतिक दुविधा भाई नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है नैतिक दुविधा, ठीक है। पहला हो जाता है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होता है? जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज सही है या गलत है, उसको दो चीजों में चुनाव करना होता है। जैसे कि आपको भूख लग रही है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किसी दुकान से कुछ चुरा के खाते हो, तो आपको दुविधा हो जाती है ना कि मैं चुरा के खाऊं या मैं भूखा ही मर जाऊं। तो क्या चोरी करना ठीक है या भूखे मर जाना ठीक है? मतलब जवाब ये दुविधा हो जाती है ना कि क्या सही है क्या गलत है, वो हो जाएगी नैतिक दुविधा किसी की थी। दूसरा आता है अपनी नैतिक तर्कणा, ठीक है। दूसरी आ जाती है अपनी नैतिक तर्कणा। तो भाई ये जो नैतिक तर्कणा है वो क्या होती है? जहाँ पे हम डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ भाई मरने से अच्छा है कि मैं चोरी करके खा लूं, भाई बाद में कमा के जो मैंने रोटी चुरा के खाई है उसका मैं मोल चुका दूंगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब उसने फैसला कर लिया, दो बातें थी कि या तो चोरी कर ले या वो भूखा मर जाए, उस दोनों में उसने क्या फैसला लिया, ठीक है, वो हो जाएगी नैतिक तर्कणा कि भाई उसने फैसला क्या लिया है, ठीक है। तो भाई नैतिकता की दो अवस्था होती है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? अब भाई इनसे रिलेटेड एक स्टोरी है। ये जो एक स्टोरी कहते थे और उसके बेस पे बच्चों से क्वेश्चन करते थे नैतिकता के, और उसी के आधार पर इन्होंने मतलब कि नैतिकता के 3 सत्र दिए हैं। तो वो कहानी आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। तो एक हेंज नाम का, हेंज वही याद रखना, देखो क्या हो गया रिमार्कर को भी, हेंज, एक हेंज नाम का व्यक्ति था, ठीक है। इसका नाम याद रखना है, हेंज, पूछा जा चुका है ये, ठीक है। हेंज से की कहानी से कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो एक हेंज नाम का व्यक्ति था भाई, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, किसी बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी वो, और उस बीमारी की एक दवाई बनाई थी किसी केमिस्ट ने, और उसका जो प्राइस रखा था वो बहुत ज्यादा रखा था भाई बेचने के लिए। तो जो हेंज है वो अपनी पत्नी के लिए वो दवाई के रुपए इकट्ठे करता है, अपने रिश्तेदारों से मांगता है, भाई कहीं से भी एडजस्ट करता है घर वगैरह बेच के, मगर वो इतने पैसे नहीं
नहीं जुटा पाता कि वो दवाई खरीद ले। उस दवाई के प्राइस से वो आधे रुपए ही वो इकट्ठे कर पाता है। तो केमिस्ट के पास जाता है और उससे विनती करता है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वो मरने वाली है, भाई अब हाथ जोड़ से विनती है, मुझे आप ये दवाई आधे प्राइस में दे दो। पर वो दुकानदार वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं भाई, मैं तो पूरे रेट में दवाई दूंगा, पूरा रेट लेके आ और दवाई लेके जा। बाद में हेंज क्या करता है, दुकान को तो मतलब कि वो हेंज तब वहां से चला जाता है। फिर वो रात को आता है दुकान को तोड़ के और दुकान के अंदर से वो दवाई निकाल के अपनी पत्नी के लिए ले जाता है। तो इस कहानी में लास्ट में हेंज क्या पूछता है, क्या उसने ये सही किया? क्या हेंज के लिए चोरी करना उचित था? भाई अगर वो चोरी करता है तो वो जेल में जाता है, अगर वो चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। तो उन दोनों सिचुएशन में नैतिक बात कौन सी थी? ठीक है, इस बेस पे कोलबर्ग ने ये 3 सतर दिए हैं। तो स्टोरी आपको समझ में आ गई। हेंज था, हेंज की पत्नी बीमार थी, उसकी दवाई का रेट ज्यादा था और दुकानदार ने देने से मना कर दिया, इसलिए उसने रात को चोरी किया अपनी पत्नी को बचाने के लिए। ये थी उसकी कहानी। कई बार इस कहानी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी के आधार पे भाई ये 3 सतर दिए हैं। ठीक है, और भाई हेंज वाली कहानी का आप भी बताना कि इसमें नैतिकता कौन सी है? क्या हेंज ने चोरी की वो नैतिक बात है, या फिर हेंज की भाई चोरी नहीं करता, वो अपने मूल्यों पे अड़ा रहता और उसकी पत्नी एक्सपायर हो जाती, क्या ये नैतिकता थी? ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अब इसके सतर पे आते हैं। इसके भी 3 सतर हैं, पूर्व परंपरागत सतर, परंपरागत सतर और उत्तर परंपरागत सतर। ठीक है, कोलबर्ग ने कितने सिद्धांत इसके सतर बताए हैं? 3 नैतिक विकास के। पूर्व परंपरागत सतर, परंपरागत सतर और उत्तर परंपरागत सतर। तो भी पूर्व परंपरागत सतर की बात करते हैं। तो इसमें बच्चा होता है 4 से 10 साल तक का। ठीक है, इसमें बच्चा 4 से 10 साल तक का होता है वर्ष। भाई इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा कि जो पूर्व परंपरागत अवस्था है वो अवस्था की स्टेज क्या है, 4 से 10 वर्ष या जन्म से 10 वर्ष। तो भाई जन्म से कभी भी नैतिकता नहीं होती, क्योंकि जन्म से बच्चा अनैतिक होता है। भाई आप 1.5 साल के बच्चे को राष्ट्रपति की पद में बिठा दो और राष्ट्रपति उसको थोड़ा सा डांट दे, वो जोर का चमट्टा राष्ट्रपति के मुंह पे जड़ देगा। तो क्या ये नैतिक बात है? बिल्कुल अनैतिक है ना। तो छोटे बच्चे में नैतिकता नहीं होती। नैतिकता कब से स्टार्ट होती है? जब बच्चा 4 साल का हो जाता है, तब उसमें थोड़ी बहुत नैतिकता स्टार्ट होती है। तो भी पूर्व परंपरागत स्तर है 4 से 10 साल तक का। एग्जामिनर सिर्फ यही पूछता है, इनका एज ग्रुप नहीं पूछेगा सिर्फ पूर्व परंपरागत का। कंफ्यूज कहाँ पे करेगा? जन्म से देके। ठीक है, जन्म से देके बच्चा कंफ्यूज करेगा। तो आपको भाई कंफ्यूज ही नहीं होना है, आपको बस ध्यान रखना है कि 4 से 10 वर्ष तक, क्योंकि छोटा बच्चा कभी भी नैतिक नहीं होता है। उसके बाद देखो पूर्व परंपरागत सत्र में क्या आता है भाई, कि नियम दूसरों द्वारा तय किए होते हैं। जो पूर्व परंपरागत सत्र होता है उसमें जो नियम जिन बच्चों का पालन करता है, बच्चे जिन नियमों का पालन करते हैं वो दूसरे द्वारा बनाए होते हैं। कि छोटा बच्चा अपने लिए खुद नियम थोड़ी ना बना सकता है, तो दूसरे ही तो बनाएंगे। दूसरे बता देंगे कि सबको नमस्ते करनी है बेटा, किसी को मतलब कि किसी को उल्टा नहीं बोलना, गाली नहीं देनी। तो क्या बच्चा उनका अनुकरण करेगा? वे नियम दूसरों के बनाए होंगे। ये बात याद रखनी है। एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि दूसरों के बनाए नियमों का पालन बच्चा किस स्तर पे करता है? तो पूर्व परंपरागत स्तर पे करता है। हर सत्र के कोलबर्ग ने 2 और भाग दिए हैं। तो इसका पहला भाग दंड में आज्ञाकारिता। बच्चा या तो दंड के भय से या फिर आज्ञा के पालन के लिए बात मानता है, नियमों का पालन करता है। अब भाई या तो वो नमस्ते इसलिए करेगा कि उसको डर है, अगर कोई मेहमान आया है मैंने नमस्ते नहीं की तो घर वाले कूट देंगे, मेहमान जाते ही पहले उसकी रंगाई होगी। ठीक है, तो या तो उस दंड के डर से करता है बच्चा, या फिर आज्ञाकारिता से कि हाँ भाई पेरेंट्स ने बोला है कि कोई भी मेहमान आए आपको नमस्ते करनी है, तो वो इसलिए नमस्ते कर देगा। ठीक है, उसमें कोई खुद का भाव नहीं होता है कि मैं नमस्ते कर दूं। या तो दंड के डर से करता है या आज्ञा का पालन करने के लिए करता है। ठीक है, आगे देखो भाई दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। दूसरा, इसको जैसे को तैसा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक बात याद रखना, जैसे को तैसा।
इसको जैसे को तैसा भी बोलते हैं। इसमें मेन बात क्या होती है कि बच्चा वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि व्यवहार आप बच्चे के साथ करते हो। ठीक है, बच्चा बिल्कुल वैसा व्यवहार करेगा जैसा आप बच्चे के साथ करते हो। अगर आप बच्चे को डांट के बोलोगे तो बच्चा आपके साथ डांट के बात करेगा, अगर प्यार से बोलोगे तो प्यार से बात करेगा। बच्चे को निकलते बढ़ते मारोगे तो वो ऐसे ही सबको मारेगा। ठीक है, तो जैसा आप व्यवहार करोगे बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। दूसरी बात क्या है, इसमें बच्चा तात्कालिक पुरस्कार पाने के लिए छलयुक्त व्यवहार भी करेगा। ठीक है, छलयुक्त व्यवहार भी करेगा। कोई भी एग्जाम्पल देख लो भाई। अगर पेरेंट्स ने ये बोल दिया, हाँ भाई तू अगर तुम कभी भी गाली बेटा तुम मुझे बताना, अगर कोई भी गाली देता हो तो तुम मुझे बता देना। ठीक है, मैं फिर उनकी पिटाई करूंगी और तेरे को शाबाशी दूंगी। ठीक है, फिर बच्चा वो शाबाशी लेने के लिए दूसरे बच्चों पे झूठा इल्जाम भी लगा देगा कि मम्मा वो गाली दे रहा था, मम्मा वो गाली दे रहा था। भले ही अगले बच्चे ने गाली नहीं दी, पर बच्चे ने शाबाशी पाने के लिए उसे झूठा नाम ले दिया कि मैं मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी शाबाशी देगी। ठीक है, तो तात्कालिक पुरस्कार पाने के लिए इस एज में बच्चा छलयुक्त व्यवहार भी करता है। दोनों समझ में आ गए? आगे देखो भाई, आगे आता है ना परंपरागत सत्र। ठीक है, परंपरागत सत्र। तो परंपरागत सत्र में क्या है कि दूसरे के नैतिक मानकों को आत्मसात करते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, जो दूसरों के मानक होते हैं उनको आत्मसात करते हैं। जैसे कि भी यहाँ भाई क्लास में टीचर है, बिल्कुल टाइम पे आ रहा है, अनुशासन रखे हुए है, तो बच्चे भी अनुशासन में रहेंगे। ठीक है, टाइम को फॉलो करेंगे, बिल्कुल टाइम से क्लास में आएंगे। तो क्या दूसरे का अनुकरण करके उसके मानकों को आत्मसात करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, जैसे गांधी के बारे में बताया तो बच्चे सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे गांधी के सिद्धांतों पे चलते। ठीक है, तो इसके भी दो स्तर है, परस्पर एक रूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तो परस्पर एक रूप अभिमुखता में क्या होता है कि समाज के नियम के अनुसार परंपरा को धारण करते हैं। भाई समाज जो बताता है कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, बच्चा खुद से दिमाग नहीं लगाता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो समाज ने बता दिया, जो समाज अच्छा मानता है वो बच्चे के लिए अच्छा है, जो समाज बुरा मानता है वो बच्चे के लिए बुरा है। जिस समाज में लड़कियों के जिस पहनने पे पाबंदी है, तो लड़कियां इस चीज को इस एज ग्रुप के ये मानेंगे कि हाँ भाई लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए, क्यों समाज ये कह रहा है। और जहाँ पे ओपन माइंडेड बंदे हैं कि भाई लड़कियों को पूरी छूट कुछ भी पहनो, वहाँ पे बच्चे उसी माइंड के होंगे। तो क्या है भाई, समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो समाज के नियमों के अनुसार वो धारण करते हैं परंपरा को। दूसरा क्या है, इस एज में बच्चे अच्छा लड़का लड़की बनने के लिए उतारू रहते हैं कि हाँ कोई हमें ये बोले कि तो बहुत अच्छा लड़का है, बेटा तो बहुत अच्छी लड़की है। तो ऐसा सुनने के लिए वो निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, पूछा गया है ये पहले भी कि उत्तम लड़का लड़की बनने की ओर किस स्तर पे होती है, तो भाई परंपरागत स्तर के परस्पर एक रूप अभिमुखता में होती है। ठीक है, आगे देखो अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अधिकार से देख लो भाई, जहाँ पे मतलब कि अधिकारों के बारे में बच्चा जानता है कि हाँ भाई मेरे क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों को समझता है। सामाजिक तथा कानूनी नियमों के अनुरूप नैतिकता होती है। भाई कानून ने जो नियम बना दिए ना, वो ये नहीं देखता कि हाँ भाई ये नियम गलत है ये नियम सही है, जो कानून ने बना दिया वो ठीक है। अब देखो भाई जो आगे के ग्रुप वाले हो जाएंगे वो क्या है, अगर वो नियम गलत है वो उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जैसे सीईटी की पॉलिसी है भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बच्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं हर पोस्ट के लिए। ठीक है, अगर इस एज ग्रुप के बच्चे से पूछी जाएगी तो बच्चा क्या कहेगा कि भाई सरकार ने बनाया है तो पॉलिसी अच्छी है, पर ऊपर एज के बच्चे ये समझेंगे कि हाँ भाई ये पॉलिसी अच्छी नहीं है और उसके खिलाफ आवाज उठा दी, उन्होंने कोर्ट केस कर दिए। ठीक है, तो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो जो कानून ने जो बना दिया उन्हीं नियमों को वो सही मानते हैं और उनका पालन करते हैं। आगे आता है उत्तर परंपरागत सत्र। इसमें जो नैतिकता होती है वो वास्तविक होती है, उसमें कोई मतलब किसी दूसरे का दिखावा नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, किसी का भय नहीं होता। जो नैतिकता होती है वो हमारी खुद की होती है, हमारी सोच पे डिपेंड करती है। हम अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं वैसा ही हम नैतिक व्यवहार करते हैं। तो ये भी दो तरह का, सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता और सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्ता। इसमें सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता में क्या होता है कि जो किशोर होते हैं, क्यों इस एज में जो बच्चे किशोर हो जाते हैं, तो ये जो किशोर होते हैं वो लोकतांत्रिक
पे विश्वास करते हैं कि हाँ भाई सबको स्वतंत्रता दी जाए, किसी के ऊपर कोई बंदिश ना हो, स्वतंत्रता दी जाए, वो ऐसे नियमों का पालन करते हैं। दूसरे में क्या है, सार्वभौमिक नीति पर उन्मुखता में बच्चे स्वयं नैतिकता को महत्व देते हैं। अब बच्चा इस स्टेज पे आ जाता है कि किसी टीचर को बताने की जरूरत नहीं होती कि हमारे भाई क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। भाई वो फोन में देखता है कि एक विलन है, वो भाई सबको मार रहा है, फिर भी उसमें नैतिकता, उसने देख तो लिया कि मार रहा है, मगर फिर भी वो अपने माइंड से सोच लेगा कि ये गलत कर रहा है, ठीक है। तो उसमें इतनी समझ विकसित हो जाती है। तो यहाँ पे जो व्यवहार होता है वो उसका वास्तविक होता है, ठीक है। वो ये थे इसके 3 सतर, पूर्व परंपरागत सतर, परंपरागत सतर और उत्तर परंपरागत सतर। इसमें बच्चा दूसरों द्वारा नियम तय किए हुए उनका पालन करता है, इसमें दूसरों के मानक जो दूसरे करते हैं उनका अनुकरण करता है, और तीसरा होता है उत्तर परंपरागत में वो अपना वास्तविक व्यवहार करता है, ठीक है भाई। तो भाई बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कर लेना है। आई थिंक जो जो करवाए हैं वे सारे पॉइंट देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से याद कर लेना। आई होप सबको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को